नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी की आज हमारी तीसरी क्लास है और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन। यानी भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हिमालय का जो कुछ पोर्शन होगा है ना, मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है और जो भारत के द्वीप समूह है, जो हमारे भौतिक प्रदेश हैं भारत के, उन्हीं का विभाजन हम का आज स्टार्टिंग करेंगे हम। और उसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हिमालय या उत्तर भारत के पर्वतों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे इसमें फैक्ट भी हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे कि पहले तो ये देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन जो किया गया है कितने भागों में किया गया है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आता है कि बताइए भारत का भौतिक विभाजन कितने प्रदेशों में इसका विभाजन किया गया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1, 3, 5, 6 या 7। ठीक है, यानी नंबरिंग में कोई भी नंबर आएगा तो उसमें आप आंसर करेंगे 6, यानी 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया भारत को। तो ये भौतिक प्रदेश है क्या? जैसे पर्वत, अगर हमने कहा पर्वत क्या भौतिक प्रदेश है? बिल्कुल है। मैदान है ना, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारत के द्वीप समूह और भारत का मरुस्थल, ये सारे के सारे भौतिक इकाइयां हैं जो भारत को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करती हैं। तो यानी पहला उत्तर या हिमालय का पर्वतीय प्रदेश हो गया जो भारत के क्षेत्र का 30% एरिया कवर करता है। ठीक है, जो भारत के 30% क्षेत्र फैला हुआ है। दूसरा उत्तर भारत का मैदान जो सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक 43% भाग पर ये फैला हुआ है, यानी कि ये मैक्सिमम। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित कौन सा भौतिक प्रदेश है, तो आपका आंसर होगा उत्तर भारत का मैदान। कितना परसेंट है? 43%। अगर वही पर्वतीय प्रदेश का बात करेगा हिमालय तो 30% भाग पर यह फैला हुआ है। वही बात करें कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ना, जिसे हम दक्षिण का प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, इसमें कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में फैला हुआ है? तो कहेंगे पठार है ना। भारत के जो प्रायद्वीप है उसमें सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? तो पठार का है, लगभग 28%, लगभग 28%, लगभग 43 और लगभग 30%। ये 3 सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये 3 और बचते हैं, तटीय मैदान जिसे हम कोस्टल प्लेन कहते हैं, भारत के द्वीप समूह, इंडियन ग्रुप ऑफ आइलैंड और भारत का मरुस्थल, इन सभी का विस्तार जो है 1% से कम है। ठीक है, तो इसलिए परसेंटेज में आप 3 का परसेंटेज जो स्टार्टिंग वाले इनको याद रखिएगा। बाकी ये फिजिकल फीचर में आते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके लिए आप इसको अच्छे से अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे मैप के थ्रू आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्यारा भारत है। अब इसमें देखेंगे कि जो 6 भौतिक प्रदेश मैंने बताया है वो कहाँ कहाँ लाई करता है। यहाँ पे इसका नंबर भी दिया गया है। जैसे 1 नंबर पे उत्तर भारत के पर्वत यानी नदर्न माउंटेन को दिखाया गया है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर के इधर सिक्किम, अरुणाचल और पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में इसका विस्तार है। तो 1 नंबर पे है वो आपका नदर्न माउंटेन है। ठीक है ना, नदर्न माउंटेन आ जाएगा। मच्छर, 1 मिनट, नदर्न माउंटेन आ जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, मच्छर ने क्या कर दिया, नदर्न माउंटेन, है ना। यहां पे देखेंगे, यहां पे नदर्न माउंटेन, देखिए ये आपका उत्तर भारत का माउंटेन पर्वत है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आपका है उत्तर भारत का मैदान। तो ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, ग्रीन कलर से, ये आपके उत्तर भारत का मैदान शो करता है। तीसरे पे थार डेजर्ट यानी कि थार मरुस्थल, जो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ये 3 नंबर पे आप दिख रहा होगा। 3 नंबर पे इसको थोड़ा और हाईलाइट करते हैं। ये 3 नंबर पे थार डेजर्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ थार डेजर्ट। ठीक है, चौथे नंबर पे पेनिनसुलर प्लेटू रीजन यानी कि प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र। तो 4 नंबर पे यहाँ पे देखेंगे ये पूरा कौन सा रीजन है? ये आपका पठारी क्षेत्र में आ जाएगा। कौन से क्षेत्र में आएगा? पठारी क्षेत्र में।
पांचवा जो है वो कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान के रूप में आप देखेंगे तो पांचवा ये आपको दिख रहा होगा, ये 5 नंबर पे ये है, यानी भारत के जो तटीय मैदान है वो 5 नंबर से शो कर रहे हैं। और भारत के पास 2 तरह के तटीय मैदान है, 2 तरफ, एक पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। और जो लास्ट में बचेगा आपका आइलैंड ऑफ इंडिया, तो भारत के पास 2 क्षेत्रों में भारत के द्वीप समूह है, एक पूर्वी यानी कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी वाले रीजन में, है ना, बंगाल की खाड़ी वाले रीजन में आप देखेंगे यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला पाई जाएगी। और अगर यहाँ पे देखेंगे अरबियन सी में तो यहाँ पे लक्षद्वीप आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये भारत को 2 प्रकार से द्वीप समूह की श्रृंखला मिली हुई है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने 5 भौतिक प्रदेशों के बारे में आपको बताया वो मैप में आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है इसको, ठीक है। इसकी स्थिति जरूर से जरूर याद रखेंगे। चलिए अब इसी को आगे लेकर बढ़ते हैं कि भौतिक प्रदेशों में हमने देख लिया कि 6 भाग हैं। अब उसमें 6 भागों में जो पहला क्षेत्र है ना, पहला क्षेत्र है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी उत्तर या हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो कि लगभग 30% भागों में 30% भाग में फैला हुआ है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई। अगर बात करें कि ये जो पर्वतीय प्रदेश है ना उत्तर भारत का, वो कितने भागों में फैला, कितने भागों में बटा हुआ है, तो हम उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय को 2 प्रकार से विभाजित करके पढ़ते हैं, ठीक है। एक का नाम है ट्रांस हिमालय, एक का नाम क्या है ट्रांस हिमालय, और दूसरे का नाम है हिमालय। दूसरे का नाम क्या है हिमालय। और केवल हिमालय नहीं है, है ना, हिमालय भी 2 प्रकार से बांटा गया है, एक को कहते हैं ट्रांस हिमालय और दूसरे को कहते हैं हिमालय, ठीक है। तो उत्तर भारत के पर्वत या हिमालय का पर्वतीय प्रदेश 2 भागों में डिवाइड है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय और हिमालय। चलिए आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए जो ट्रांस हिमालय है ना, पहले हम ट्रांस हिमालय को समझेंगे, उसके बाद फिर हिमालय को समझेंगे। तो पहले ट्रांस हिमालय को समझिए कि उत्तर भारत के क्षेत्र में, यानी जो हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र हैं, इस उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ऊपर जो पाया जाता है ना पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है ट्रांस हिमालय। और ये ट्रांस हिमालय अकेले ना होकर के श्रेणियों में बटी है, ठीक है। किसमें बटी है? श्रेणी में बटी है। और इन श्रेणियों का अलग अलग नाम होगा। जो सबसे ऊपर की श्रेणी होगी उसे कहेंगे काराकोरम श्रेणी। जो आपको ये ग्रीन कलर से दिख रही है ना, ये ग्रीन कलर से दिख रही है, इसी को हम कहते हैं काराकोरम श्रेणी। क्या कहते हैं? काराकोरम श्रेणी। बीच वाली जो आपको ये आसमानी कलर से दिख रही है ना, ये वाली, इसको कहेंगे लद्दाख श्रेणी, लद्दाख रेंज। और जो नीचे इस पिंक कलर से दिख रहा होगा, इसको कहेंगे जास्कर रेंज। तो ट्रांस हिमालय पर्वत जो श्रेणी है वो 3 पर्वत श्रेणियों में विभाजित है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इस बात को एकदम याद कर लेना आपको। ट्रांस हिमालय के कौन कौन से पार्ट है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके अलावा एक चीज और आता है कि क्या कैलाश माउंटेन भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है? बिल्कुल है। यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला और जाती है जिसका क्या नाम है? कैलाश पर्वत। क्या नाम है? कैलाश पर्वत, ठीक है, जो कि तिब्बत में चला जाता है। तो कैलाश मानसरोवर की जो भारतीय यात्रा करते हैं ना, उनके लिए बहुत खास स्थान रखता है, भगवान शंकर का घर भी माना जाता है। तो ये कहीं न कहीं ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है, न कि हमारे इस वाले हिमालय का हिस्सा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 महत्वपूर्ण रेंज, इसके अलावा कैलाश पर्वत भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अभी जो आपको इधर वाले चीजें दिख रही है ना, ये अभी हम हिमालय में डिस्कस करेंगे। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब एक एक करके बात करेंगे। जैसे हमने पढ़ा कि उत्तर भारत की पर्वत ये हिमालय को 2 भाग में बांट दिया, ट्रांस हिमालय और हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय उसका भी 3 श्रेणी है। उन 3 श्रेणियों के अलावा और ट्रांस हिमालय में क्या खास बातें हैं, यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं जिसको आप गौर से देखिएगा। ट्रांस हिमालय, पहली बात तो ट्रांस हिमालय का क्या और भी कोई नाम है? कुछ दूसरा नाम से भी इसको पुकारते हैं? तो बिल्कुल, इसको हम पार हिमालय भी कहते हैं, तिब्बत हिमालय भी कहते हैं और थेथिस हिमालय भी कहते हैं। जब यहाँ पे पर्वतों का निर्माण नहीं हुआ था तब यहाँ पे थेथिस नाम का सागर हुआ करता था, ठीक है। और पृथ्वी की अंदरूनी हलचल हुई जिसकी वजह से ये सागर है ना 2 भागों में बट गया। एक चला गया आपका अरब सागर में, दूसरा बंगाल की खाड़ी में, और वहां पे पर्वत का निर्माण हो गया, ठीक है। तो उस सागर के नाम से इसे हम थेथिस सागर नाम भी देते हैं। तो ट्रांस हिमालय, पहली बात कि सबसे
प्राचीन हिमालय की श्रेणी है। ठीक है, यह सबसे प्राचीन हिमालय की श्रेणी है। यह अवसादी चट्टानों यानी कि मलबा के जमाव से बना हुआ है। दूसरी बात, पर्वत निर्माण के क्रम में जो युग का निर्धारण किया गया है उसमें इस ट्रांस हिमालय का जो टाइम है ना वो टर्सरी से लेके कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का निर्धारण किया गया है, यानी इसमें टर्सरी से लेके कैम्ब्रियन युग की तक की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये बातें मैंने जो पीछे बताई हैं कि कितने भागों में विभाजित है ट्रांस हिमालय, तो कहेंगे सर 3 श्रेणियों में विभाजित है। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक काराकोरम श्रेणी है, दूसरा लद्दाख श्रेणी है और तीसरा जास्कर श्रेणी। इसको मैंने अभी आपको दिखाया है। ये तीनों श्रेणियां सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, खास करके लद्दाख वाले रीजन में, खास करके लद्दाख वाले रीजन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इन 3 श्रेणियों में पहली श्रेणी आती है काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी। अब इसको देखते हैं कि काराकोरम श्रेणी, अब इसे काराकोरम श्रेणी को हम कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं, चाइना में इसे कोगिर कहते हैं। ठीक है, और जो काराकोरम शब्द है वो किर्गिज भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है काली भुरभुरी मिट्टी। क्या मतलब होता है? काली भुरभुरी मिट्टी। और क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पे स्थित है, ये कहीं ना कहीं पामीर की गांठ से रिलेटेड है। ठीक है, और इतनी ऊंचाई पर होने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम एशिया की उच्च श्रेणी भी बोलते हैं, यानी बैकबोन ऑफ हाई एशिया। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किस पर्वत श्रेणी को हम एशिया की उच्च श्रेणी कहते हैं, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहते हैं, तो आप नो डाउट आंसर किसको करेंगे? काराकोरम श्रेणी को करते हैं। तो क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित श्रेणी है, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी अगर आपसे पूछेगा तो आपको आंसर यही देना है कि काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब अगर उत्तरी पर्वत श्रेणी है तो पर्वतों की खास बात ये होती है कि ये स्थलखंड के सबसे ऊंचे भाग होते हैं, और दूसरा ये उसमें चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसी चोटियों के क्रम में इसमें भी एक खास चोटी है काराकोरम श्रेणी में जिसका नाम है K2। जिसका नाम क्या है? K2। इस K2 को हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। और इस गाडविन ऑस्टिन की जो हाइट है ना 8611 मीटर है। कितनी है? 8611 मीटर है। और वर्तमान में यह POK लद्दाख वाले रीजन में स्थित है। कहाँ पे है? POK लद्दाख में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है, विश्व की सर्वोच्च दूसरे नंबर की चोटी है। क्या नाम है भाई? K2 या गाडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है? वर्ल्ड की तो सबसे सेकंड नंबर की चोटी है, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी इसी को माना जाता है क्योंकि POK हम मानते हैं ना हमारा है, भले से उस पर अधिकार किसने जमा रखा है? पाकिस्तान ने जमा रखा है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आप K2 ही बताओगे, लेकिन वहीं पे आपका आंसर दूसरा हो जाएगा। अगर पूछेगा कि भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तब आंसर दूसरा होगा। तो क्या होगा? तब आपका आंसर होगा नंदा देवी। भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तब भी आपका आंसर दूसरा होगा। क्या होगा? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, चोटी K2 हो गया, ऊंचाई इतनी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी हो। दूसरे नंबर पे क्योंकि इतनी ऊंचाई पे होने के कारण, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पे बर्फबारी ज्यादा होगी, है ना, और बर्फ बहुत बड़ी मात्रा में जमा रहता है, और बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ जब जमा होगा तो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें मिलेंगी, और इन्हीं चट्टानों को हम कहते हैं हिमनद या ग्लेशियर। क्या कहते हैं? हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। तो इसी में एक ग्लेशियर है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है सियाचिन हिमनद। क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी लंबाई है 70 किलोमीटर, ऊंचाई 5500 मीटर से ज्यादा और 17,500 फीट से ऊंचाई पर स्थित ये आपका ग्लेशियर है। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि 1984 में, है ना, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चला था। क्या चला था? ऑपरेशन मेघदूत चला था। ऑपरेशन मेघदूत चला था इंडिया और पाक के बीच में, इंडिया प्लस पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंडिया जीता था। इंडिया
वॉन, इंडिया जीत गया था और तब से सियाचिन ग्लेशियर पे भारत का कब्जा बना हुआ है। इसलिए विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल इसी को कहा जाता है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, यानी 70 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाएगा और पृथ्वी पर स्थित इसे तीसरा ध्रुव की संज्ञा भी दी जाती है। दो ध्रुव आपको पता ही है, मैंने बताया है कि ग्लोब में अब जब देखेंगे सबसे उत्तरी बिंदु को तो उत्तरी ध्रुव है और सबसे दक्षिण में दक्षिण ध्रुव। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि तीसरा ध्रुव पृथ्वी पे कहाँ है तो आप बोलोगे यही सियाचिन ग्लेशियर को हम क्या कहते हैं, तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, तो सियाचिन पर पाकिस्तान के कब्जे को हटाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं केवल यही ग्लेशियर है, इसके अलावा वह सैकड़ों ग्लेशियर है। उस सैकड़ों ग्लेशियर में सियाचिन को याद रखना है और सेकेंडरी जो बाकी के 3-4 है इसको भी ध्यान रखिएगा, लेकिन शर्त यह है कि पहले ये याद होना चाहिए, उसके बाद इसको आप याद रखेंगे। नाम क्या है इसके, शशाइमी, बाल्टोरो, बियाफो और हिस्पर। शशाइमी, बाल्टोरो, बियाफो और हिस्पर। इसके बारे में पहले मैंने बताया कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी फैक्ट को जो मैंने बताया है इसमें काराकोरम श्रेणी या फिर जो भी ट्रांस हिमालय के बारे में, सभी लोग अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब भी बनेंगे तो इसी के बीच से बनेंगे। ठीक है, बस तरीका उनका अलग अलग हो जाएगा। चलिए दूसरी श्रेणी जो आपको बताया था लद्दाख श्रेणी, तो लद्दाख श्रेणी के बारे में भी यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है कि लद्दाख श्रेणी मैक्सिमम इसका जो पार्ट है ना वो चाइना का जो ऑक्यूपेशन है, यानी भारत के लद्दाख पे आधे लद्दाख पे चाइना ने कब्जा जमाया है। किस पार्ट पे चाइना ने कब्जा जमाया है, अक्साई चीन पे। तो ये जो लद्दाख श्रेणी है ना अधिकतर हिस्सा इसका अक्साई चीन में आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा कि पार्ट ऑफ अक्साई चीन। इसमें एक पर्वत श्रेणी है ना, उसका नाम है राकापोशी शिखर। क्या नाम है, राकापोशी शिखर। हाइट के मामले में देखो 7,788 मीटर इसकी हाइट है। खास बात ये नहीं कि इसकी हाइट इतनी है, खास बात ये है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। क्या है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। वर्ल्ड शार्पेस्ट ग्रेडियंट, यानी अगर हम लोग हिमालय को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका शार्पनेस है, यानी बहुत कम ढलान वाला। और कहीं राकापोशी को देखते हैं तो इस प्रकार से ढलान है, राकापोशी कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसलिए इस पे चढ़ना ज्यादा खतरनाक है। इस पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आसान माना जाता है। इसलिए 90% लोग इस पे चढ़ने से कतराते हैं, लेकिन इस पे चढ़ने पे उतना डर नहीं लगता लोगों को। तो इस प्रकार की खतरनाक चोटियों में इसका नाम शुमार है राकापोशी शिखर का। तो इसके अलावा क्योंकि ये लद्दाख श्रेणी भी ऊंचाई पर स्थित है, ठंड बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर भी माइनस में रहता है, तो जो लेह है ना राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का जो राजधानी है वो लेह है, इसे हम ठंडा मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, ठंडा मरुस्थल, क्योंकि ठंडा ज्यादा है और बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। और जहां बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होगी वो क्षेत्र मरुस्थल का रूप ले लेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार का कुछ कंडीशन पाया जाता है लेह में, इसलिए इसे हम ठंडा मरुस्थल कहते हैं, यानी कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। एक खास बात और है कि लद्दाख श्रेणी जो है ना 2 नदियों के बीच में आ गई है, इसलिए इसे हम जल विभाजक भी कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें ये पर्वत अगर लद्दाख श्रेणी है तो यहाँ कहीं से निकलती है श्योक नदी। ठीक है, यहाँ कहीं से निकलेगी श्योक नदी और यहाँ से आपकी कैलाश मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी। तो आगे जल करके सिंधु नदी में ये श्योक नदी क्या करेगी, इस सिंधु नदी में जाकर के मिल जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों नदियों के बीच में ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो लद्दाख श्रेणी है, इसलिए इसे हम जल विभाजक, इन दोनों के जल के विभाजन का कार्य कर रहा है लद्दाख श्रेणी, इसलिए कहते हैं लद्दाख श्रेणी सिंधु और श्योक के बीच जल विभाजन का कार्य कर रही है। एक घाटी का नाम आपको याद रखना है, मरखा घाटी। ठीक है, मरखा घाटी ये आपकी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। कौन सी, मरखा घाटी। और जो हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हटा करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर में जहां 20 जिले हैं वहीं पे लद्दाख में केवल 2 जिले रखे गए हैं और इस जिलों में एक का तो नाम लेह है और दूसरे का नाम कारगिल है। एक का नाम क्या है,
लेह, दूसरे का नाम है कारगिल। तो इस वजह से ये खास हो जाता है। इसके अलावा एक झील जो हमेशा चर्चित रहती है, क्योंकि भारत और चाइना, ठीक है, कि दोनों सेनाएं इस पगोंग तसो झील पे हमेशा विवाद के कारण चर्चा में रहती है। ये झील भी चर्चा में रहती है और हमेशा न्यूज में रहेगी। तो विश्व की सबसे ऊंची खारी झील है ये, विश्व की सबसे ऊंची खारी झील है, जो 4350 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है ना। 3 इडियट पिक्चर की जो झील वाली शूटिंग है ना, लेक वाली, ये यहीं की है। पगोंग तसो झील की वो फोटो दिखाता है ना। तो इस बात को आप गूगल सर्च करके देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत झील दिखती है। वही झील है जो चाइना और भारत में हमेशा विवाद के कारण चर्चा में रहेगी, पगोंग तसो झील। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी श्रेणी जो आपके सामने यहाँ पे कि जास्कर श्रेणी, यानी काराकोरम पढ़ लिया हमने, लद्दाख पढ़ लिया, तीसरा जो है वो जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी में ये आपको देना है कि ये तीसरी निचली श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, और इसका विस्तार जम्मू से लेकर के उत्तराखंड में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये फैला हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी याद रखना है कामेट, हाइट है 7756 मीटर, और यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे नोट करके जो मैंने वहां बताया था कि कैलाश पर्वत श्रेणी किसका भाग है भाई? किसका भाग है कैलाश पर्वत श्रेणी? तो ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, जिसका विस्तार कहाँ पे है? तिब्बत में सर्वाधिक। कहाँ पे है? तिब्बत में इसका विस्तार ज्यादा देखा गया है। तो आप ध्यान देंगे कि काराकोरम श्रेणी के बाद उसके समांतर जस्ट नीचे लद्दाख श्रेणी है, तीसरे नंबर पे जास्कर श्रेणी है, ठीक है। ये बिल्कुल समान क्रम में तीनों श्रेणियां फैली हुई हैं, जो बनाती हैं ट्रांस हिमालय। जो क्या बनाती हैं? ट्रांस हिमालय का निर्माण करती हैं। जरा इस फिगर को बड़े ध्यान से देखिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पामीर की गांठ। क्या है? आप क्या दिख रहा होगा? पामीर की गांठ दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसे विश्व का सबसे बड़ा पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे बड़ा पठार कहते हैं। और यहाँ से बहुत सारे पर्वत श्रेणियां ऐसे निकली हुई हैं, ठीक है। इधर आपका सुलेमान पर्वत श्रेणी निकल गई है, जो पाकिस्तान में चली जाती है। इधर आपका हिंदू कुश पर्वत आपको दिख रहा होगा, हिंदू कुश अफगानिस्तान में चला जाता है। कुनलुन पर्वत जो है, कुनलुन पर्वत श्रेणी, ये चाइना में चला जाता है। और इसके दक्षिण में देखेंगे ये ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो निकली हुई हैं। यानी ट्रांस हिमालय का जो ओरिजिन है ना, वो पामीर की गांठ से निकला हुआ है, पामीर की गांठ से निकला हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए काराकोरम दिख रहा होगा, ठीक है, ये काराकोरम है। फिर इसके नीचे यहाँ पे लद्दाख है, और जस्ट उसके नीचे जास्कर श्रेणी दिखेगी। क्या दिखेगी? जास्कर श्रेणी दिखेगी। बाकी की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो आपकी जो दूसरा हिमालय है उसकी पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यही आपका ओरिजिन दिखा रहा है कि पामीर की गांठ से ही आपके ट्रांस हिमालय का ओरिजिन होता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इस बात को भी ध्यान देंगे। देखो इस मैप में भी आपको यही दिखेगा कि पामीर नॉट है, हिंदू कुश है, इधर आपका कुनलुन माउंटेन है, यहाँ से आपको काराकोरम दिखेगा, फिर लद्दाख दिखेगा, फिर जास्कर, और उसके बाद जस्ट पैरेलल में यहाँ पे जो आपका हिमालय वाला पोर्शन था ना, हिमालय की ये तीनों श्रेणियां दिखाई देंगी। एक बार यहाँ पे बता दे रहे हैं कि सबसे ऊपर आपका ग्रेटर हिमालय होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर हिमालय। सेकंड नंबर पे ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है मिडिल हिमालय, जिसका उत्तर पश्चिम में पीर पांजाल श्रेणी दिखाई देगी। और ये नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसको हम कहेंगे शिवालिक हिल्स। क्या कहते हैं? शिवालिक हिल्स या शिवालिक माउंटेन। तो ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, ये हिमालय का पोर्शन है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आपको मैप में स्थिति इसकी देखनी है। चलिए, तो ट्रांस हिमालय के तीनों श्रेणियों के बारे में डिस्कस कर लिया कि काराकोरम में क्या खास बात है, लद्दाख में क्या खास बात है, और जास्कर में क्या खास बात है। प्लस ट्रांस हिमालय का कौन सा अलग अलग नाम है, काराकोरम के जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट थे वो भी बताया। दूसरा है हिमालय, यानी उत्तर भारत या हिमालय की पर्वत में दूसरा जो पर्वत है उसका नाम खुद हिमालय ही है ना। अब ये हिमालय ट्रांस हिमालय से कैसे भिन्न है भाई? क्योंकि इसका निर्माण ट्रांस हिमालय के निर्माण के बाद में हुआ था, ठीक है। इसलिए उस ट्रांस हिमालय के कंपेयर में ये नया है। ये क्या है? नया पर्वत है। इसीलिए हम नवीन मोड़दार पर्वत की कैटेगरी में इसको रखते हैं। किस प्रकार के पर्वत में रखते हैं इसको? नवीन या नया वलित पर्वत। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? न्यू या यंग फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड यानी अगर आप
कॉपी का कोई पेज लेते हैं और दोनों तरफ से ऐसे दबा देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि कुछ पोर्शन उसका ऊपर उठ जाएगा, कुछ नीचे आएगा, यानी उसमें बहुत सारे मोड़ पड़ जाएंगे, फोल्ड पड़ जाएंगे। तो इसी प्रकार का कुछ पर्वत हमारा ये हिमालय पर्वत है। इसका ये टाइप याद रखेंगे, नया वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन, अंग्रेजी में फोल्डेड माउंटेन इसे कहेंगे। दूसरी बात कि कब बना था सर, ये कब बना था, तो आप जानते हैं लाखों करोड़ों साल पहले ये पर्वत बनने की प्रक्रिया चालू हुई थी। तो इसका जो क्रम है, तृतीयक महायुग यानी टर्शरी एरा में इसका निर्माण हुआ था, टर्शरी एरा में निर्माण हुआ था। एज की बात करें तो इसका 5 करोड़ साल इतना उम्र हो गया है, यानी इतना उम्र होते हुए भी हिमालय पर्वत जवान है। क्या लिखा है भाई यहाँ पे, न्यू या यंग फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। तो इतना पुराना होने के बाद भी अभी यंग ही है। आकार क्या है, चापाकार यानी आर्क शेप में है, चापाकार यानी आर्क शेप में है, या तलवार जैसी स्वाल टाइप इसकी संरचना है, यानी इस प्रकार से है ना। तो जो तलवार देखते हैं वह भी इस प्रकार से कुछ निकली रहती है ना। तो तलवार जैसा या चापाकार, आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन में इससे मिलता जुलता रहेगा उसी को आंसर करेंगे, या तो डायरेक्ट आ जाएगा तो इस पे आंसर लगा देंगे, ठीक है। अगर बात करें लंबाई की कि हिमालय की लंबाई कितनी है, ठीक है, तो 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई यानी ब्रेथ की बात करें तो 100 किलोमीटर ये अरुणाचल प्रदेश में है और 500 किलोमीटर कश्मीर में है। यानी अगर कुछ इस प्रकार से देखते हैं ना मैप में, तो अगर ये हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत है, तो यहाँ पे देखेंगे मिडिल हिमालय होगा। तो यहाँ पे जो चौड़ाई है ना, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में पश्चिम में चौड़ाई इसकी ज्यादा है। और जैसे जैसे पूरब में जाते हैं चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई कम होती जाएगी। यही रीजन है कि कश्मीर में इसकी चौड़ाई 500 हो जाएगी और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 100 मीटर तक हो जाती है। कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर। तो यही लिखा हुआ है कि चौड़ाई एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में 100 किलोमीटर और कश्मीर में यही चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 500 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। वहीं बात करें औसत ऊंचाई, है ना, हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है, तो 6000 मीटर से 6500 मीटर के बीच में लाई करता है, 6000 से लेके 6500 मीटर के बीच में। और अगर इसको हम तिब्बत की तरफ से यानी इधर से देखेंगे, तिब्बत की तरफ से देखेंगे तो हमें किस प्रकार के दर्पण जैसा ये दिखेगा, तो आप कहेंगे अवतल दर्पण की तरह, जिसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर जैसा दिखाई देगा। भारत की ओर से देखेंगे यानी इधर से देखेंगे, भारत की तरफ से देखेंगे तो ये हमें किस तरह दिखाएगा, उत्तल दर्पण की तरह यानी कॉन्वेक्स मिरर की तरह दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह दिखाई देगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि कॉनकेव, यहां से गुफा में घुसने वाला जगह बन रहा है ना यहाँ पे इस प्रकार से, तो ये कॉनकेव हुआ। केव मतलब गुफा, तो यहाँ पे कॉनकेव दिखाई देगा आपको जब तिब्बत की तरफ से देख रहे हैं। और कॉन्वेक्स, यहाँ पे गुफा जैसी कोई भी चीज नहीं है कि यहाँ से इंटर कर सके, इसलिए यहाँ पे दूसरा आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि ये कॉन्वेक्स मिरर के जैसा व्यवहार करेगा। तो इन सभी फैक्ट को बहुत अच्छे से कवर अप करके कॉपी में नोट करना है। अगर देखें कि हिमालय जो यंग फोल्डेड माउंटेन का है ना टाइप का है, तो क्या अभी भी लंबाई उसकी बढ़ रही है, क्या कहेंगे, बिल्कुल बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है, 5 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हर साल हो रही है। 5 mm हाइट इंक्रीमेंट एवरी ईयर, हर साल 5 mm की हाइट बढ़ रही है। बात करें क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है हिमालय का, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लगभग 30% क्षेत्र में उत्तर भारत का पर्वत फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, बताओ अब हिमालय के बारे में देख लिए, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के बाद ही तो स्टार्ट होता है हिमालय, इसके बाद ही स्टार्ट होता है ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करें, ये बन गया आपका हिमालय, ये बन गया आपका, इधर आपका बना हुआ है ना, इधर आपका ये बना हुआ है ट्रांस हिमालय, ठीक। इसके नीचे हमने बना दिया यहाँ पे हिमालय बना दिया। तो इसके बीच में जो जगह देख पा रहा है ना, ये वाला जगह देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं सचर जोन। क्या कहते हैं, सचर जोन या हिंज लाइन। क्या कहते हैं, सचर जोन या हिंज लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंज लाइन या सचर जोन से। तो ट्रांस हिमालय से हिमालय सचर जोन या हिंज लाइन से अलग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे।
हिमालय को हम 5C भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 5C। कहेंगे सर 5C क्या है, ये 5C क्या है? तो भाई 5C ये है, C मतलब होता है कंट्री और 5 मतलब 5 कंट्री से होकर के मुख्यतः गुजरता है, इसीलिए हम 5C भी कहते हैं। भारत, नेपाल, चीन, भूटान और म्यांमार। ठीक है, भारत, नेपाल, चीन, भूटान और म्यांमार से होकर गुजरता है, इसलिए हम 5C भी इसे कहते हैं। चलो, जैसे उस वाले मैप में हमने देखा था कि जैसे ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, वैसे ही हिमालय का भी 3 श्रेणियां हैं। जरा एक बार देखिए, फिर हम मैप में चलते हैं और मैप के थ्रू आपको बताएंगे। तो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, यानी भारत हिमालय 3 श्रेणी में विभाजित है। कौन कौन सा है? तो ये जो भी यहाँ पे लिखा गया है इसका 3 नाम है, तो 3 नाम के साथ ही आपको याद भी करना है। पहली जो श्रेणी है हिमाद्री श्रेणी, हिमाद्री श्रेणी जिसे हम महान हिमालय भी कहते हैं और आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री श्रेणी, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या आंतरिक हिमालय। ठीक है, इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, हिमाद्री रेंज, ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय, इसका अंग्रेजी वर्जन है भाई। ठीक है, तो हिमाद्री श्रेणी, महान, सर्वोच्च या फिर आंतरिक, सब इसी का नाम है। इसमें से जो भी आपको मिलेगा वो यही समझेंगे कि हिमाद्री श्रेणी की बात कर रहा है। दूसरा है हिमाचल श्रेणी, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, हिमाचल रेंज, मिडिल हिमालय, लेसर या लोअर हिमालय। और तीसरा जो रेंज है शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय या उप हिमालय, इसे हम कहते हैं, यानी शिवालिक रेंज, आउटर हिमालय या फिर सब हिमालय भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक श्रेणी, बाह्य हिमालय या उप हिमालय यानी सब हिमालय। अगर बात करें आयु और ऊंचाई की, है ना, तो सबसे ज्यादा हाइट और सबसे ज्यादा एज जो है ना वो इसी क्रम में है, यानी पहले नंबर पे जो हिमाद्री की हाइट और एज सबसे ज्यादा, फिर उससे नया है आपका दूसरा हिमाचल रेंज, और सबसे नया और सबसे कम ऊंचा कौन सा है? तो कहेंगे शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, चलो भाई, इसका 3 से 4 जो नाम दिया गया है ना, इसको अच्छे से याद करना है। तो हो सकता है नाम से ही क्वेश्चन आए कि बताओ लघु हिमालय कौन सी श्रेणी को कहते हैं, तो कहोगे हिमाचल श्रेणी। कौन सा उप हिमालय का भाग कहलाता है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक में? तो आप कहेंगे शिवालिक श्रेणी। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, बस आपको प्रिपेयर रहना है। जैसे देखो यहां पे दिया है कि द 9 हाईएस्ट पीक्स इन द हिमालय माउंटेन रेंज। ठीक है, यहां पे आपको हिमालय रेंज की 9 सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों के बारे में दिया गया है, लेकिन उसके अलावा यहाँ एक चीज ये भी दिया है, ऑफ द 10 हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड 9 आर लोकेटेड इन द हिमालय, यानी 10 विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटियां है ना, उसमें से 9 जो है ना इसी हिमालय का पार्ट है, यानी हिमाद्री का ही पार्ट है। बाकी जो एक बच गया है ना, जैसे देखो यहाँ पे सारी की सारी आपको येलो दिख रही होंगी, लेकिन एक आपको ग्रीन दिख रही होगी। ये जो ग्रीन है ना, ये आपका नाम इसका केटू है, जब हमने काराकोरम श्रेणी में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? काराकोरम श्रेणी में। तो विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों में 9 हिमाद्री श्रेणी का हिस्सा है, और जो एक है ना सेकंड नंबर पे, यही आपका काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। तो चलो देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी इसमें। माउंट एवरेस्ट सबसे ज्यादा हाइट, माउंट केटू सेकंड पे है, तीसरा है कंचनजंगा, चौथे पे है लोत्से, पांचवें पे है आपका पांचवें पे है मकालू, छठवें पे है चो ओयू है, सातवें पे है धौलागिरी प्रथम है, मनसालू है सातवें पे, मनसालू सातवें पे, आठवें पे, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, आठवें पे मनसालू है, नौवें पे है नंगा पर्वत, और 10वें पे है अन्नपूर्णा प्रथम। क्या है? अन्नपूर्णा प्रथम। तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे, माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, चोओयू, धौलागिरी प्रथम, मनसालू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा प्रथम। तो विश्व की 10 चोटियों में 9 आपकी यही हिमालय हिमाद्री श्रेणी में है, इस बात को ध्यान देना होगा। और जो सेकंड है सबसे हाईएस्ट, जिसे हम केटू कहते हैं, वही केवल आपका काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। चलिए, यहाँ पे कुछ फैक्ट भी दिए गए हैं हिमाद्री श्रेणी से रिलेटेड, इस बात को भी ध्यान देना है, अच्छे से याद भी करना है इसको। हिमाद्री श्रेणी आपको ये नाम के बारे में बताई दी, इतने सारे नाम है, इसको याद रखना है। दूसरी बात, इसका जो आंतरिक पार्ट है, यानी इस हिमाद्री का जो इंटरनल पार्ट है ना, वो किस प्रकार की शैलों से बना है? आर्कियन शैलों की। ठीक है ना, आर्कियन यानी सबसे पुरानी शैली आर्कियन शैली मानी जाती हैं, और इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वो ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, सिरे यानी ऊपर का और पीछे का जो भाग है ना,
अपर एंड बैक पार्ट जो है वो मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है, यानी कायांतरित और अवसादी चट्टानों से बनी हुई है। ऊपर का और पीछे का हिस्सा, अंदरूनी पार्ट आर्कियन सेल से बनी हुई, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसका विस्तार उत्तर में पीओके के नंगा पर्वत, अभी देखा ना नंगा पर्वत आया था, नंगा पर्वत, उत्तर में विस्तार पीओके के नंगा पर्वत जिसकी हाइट 8126 मीटर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश के नामचा भरवा तक जाता है, ठीक है। यानी पीओके की नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा भरवा पर्वत तक ये हिमाद्री श्रेणी लाई करती है, ठीक है ना। इन दोनों पर्वतों की ऊंचाई याद रखेंगे। हो सकता है पूछ दे कि बताओ हिमाद्री श्रेणी नंगा पर्वत से लेकर नामचा भरवा पर्वत तक स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी कितनी है, मिलान कीजिए, दोनों का मिलान दे देगा करने के लिए। तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, या वैसे भी दे सकता है कि बताओ नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है। इसके अलावा इस श्रेणी में ऊंची चोटियां और हिमनद पाए जाते हैं, ऊंची चोटियां और हिमनद पाए जाते हैं। 10 चोटियों में मैंने बताया कि 9 तो ऑलरेडी इसमें है ही है, ठीक है। अब उसी में से देखना है कि देखो पहली बात, इस श्रेणी में ऊंची चोटियां और हिमनद पाए जाते हैं, चोटी पाई जाएगी और हिमनद पाए जाएंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है कुछ चोटी यानी पीक्स जो है ना वो कौन कौन सी है, तो 10 वर्ल्ड हाईएस्ट पीक में 9 तो इसी श्रेणी में आ जाएंगी, जो मैंने पीछे बताया 9 इसी में आ जाएंगी। इसका मैंने लिस्ट बनाया है, उस लिस्ट को आपको याद रख लेना है, ठीक है, उस लिस्ट को याद रख लेना है। अगर ये लिस्ट नहीं याद हो रही है तो अपने कॉपी में उस पर्वत चोटियों को बनाइए और नंबर से उसको लिख डालिए, ठीक है, याद कर लेना 10 को। जैसे देखो यहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट पीक दिया है बिल्कुल लाइन से, माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848.686 है, कितना है 0.86 मीटर है, ठीक है, अभी लेटेस्ट का है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कहां कहां है, नेपाल और चाइना में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरा गार्डविन ऑस्टिन K2 कहते हैं, 8611, ठीक है, काराकोरम का हिस्सा है और पाकिस्तान चाइना में है, यानी पीओके में जो बताए थे आपको। कंचनजंगा तीसरे नंबर पे है, 8586, कहीं कहीं 85-95 भी देता है, तो इस बात से घबराइएगा नहीं, ये 85-86 याद रखिएगा, चाहे 95, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर के हाईएस्ट है इंडिया और नेपाल, इंडिया में सिक्किम में स्थित है। चौथा है लोत्से 8516 है ना, नेपाल और चाइना का हिस्सा है। मकालू 8485, मकालू 8485, ये भी आपका नेपाल चाइना का हिस्सा है। चो ओयू 8188 मीटर इसकी हाइट है, ये भी नेपाल चाइना में है। इसके अलावा धौलागिरी प्रथम 8167 जो कि नेपाल में स्थित है। मनसालू आपके 8163 है जो कि नेपाल में स्थित है। और लास्ट में देखेंगे नंगा पर्वत एक है जिसकी हाइट 8126, ये आपका पाकिस्तान है, यानी पीओके वाले रीजन में है। और लास्ट में जो अन्नपूर्णा प्रथम है ना 8091 मीटर, और ये हिमालय का पार्ट है और ये भी आपका नेपाल में स्थित है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको क्रम से याद करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, क्रम से याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ दिया गया है कि पूर्व से पश्चिम, क्या बताया गया है, पूर्व से पश्चिम में चोटियों का क्रम दिया गया है। पूर्व से पश्चिम में अगर हम ऐसे आते हैं ना हिमालय में, ये मान लो हिमालय मैंने बनाया, ठीक है, ये तो अगर हम पूर्व से पश्चिम में बढ़ते हैं यानी ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे कौन सा पर्वत होगा, अरुणाचल प्रदेश में नामचा भरवा, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा, अन्नपूर्णा। यहाँ कौन सा होगा, अन्नपूर्णा, कौन सा होगा, अन्नपूर्णा। तो नामचा भरवा से अन्नपूर्णा के बीच में कौन कौन सी पर्वत चोटियां पाई जाएंगी, कौन कौन सी पर्वत चोटियां पाई जाएंगी, इस बात को आपको यहाँ पे बताया गया है। तो एक बार आपने पूरब से पश्चिम पढ़ लिया तो पश्चिम से पूरब भी आप सही कर जाएंगे, ठीक है। जैसे सबसे पूरब में स्थित है नामचा भरवा जिसकी हाइट है 7756 और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरे नंबर पे कंचनजंगा 8595 या 8586 कह सकते हैं इसको, सिक्किम में स्थित है, भारत और नेपाल, ठीक है, अलग अलग देश में पूछेगा तो भारत और नेपाल की सीमा पे स्थित है। तीसरा है मकालू 8485 नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट 8848.86 नेपाल तिब्बत में स्थित है।
मंसालू की बात करें, देखो मकालू ऊंचा है मंसालू से, ठीक है, मकालू मंसालू से ऊंचा है, मकालू तीसरे पे, मंसालू 5वें नंबर पे आ रहा है इस लिस्ट के हिसाब से। धौलागिरी 8167 नेपाल में स्थित है, और अन्नपूर्णा 8091 मीटर, ये भी नेपाल में है। तो ये आपका पूरब से लेकर पश्चिम का यही क्रम है। तो 7 अगर याद कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन बनता है, तो आपका यहां से कहीं जाएगा नहीं, इसी में से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आप पहली बात तो लिस्ट में आप करेंगे याद कि 10 जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो, और दूसरा पूरब से पश्चिम का क्रम मैंने जो यहाँ पे लगाया है, हिमालय का पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ने पर चोटियों का क्रम है ये। चलिए, पहला तो चोटियां था जो मैंने बताया, दूसरा ग्लेशियर, दूसरी खास बात उसकी क्या है, यानी कि जो दूसरी खास बात है हमारे हिमाद्री श्रेणी की वो है हिमनद। तो देखेंगे कौन कौन सी हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद यानी कि बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें जो जब पिघलती हैं तो नदियों का रूप लेकर के मैदानी क्षेत्रों में आती हैं, ठीक है, और मैदान को उपजाऊ बनाती हैं, मैदान को उपजाऊ बनाती हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा है, इसमें पाई जाने वाले ग्लेशियर की विशेषता, यहाँ से बहुत सी महत्वपूर्ण नदियां मिलती हैं जो मैदानी भाग के लिए उपयोगी, जैसे गंगा, यमुना, मिलाम, पिंडर आदि, ठीक है, ये सारी नदियां हैं। नोट करके इसको भी ध्यान देने वाली बात है। हिमाद्री और हिमाचल श्रेणी मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है, यानी अगर यहाँ पे इंडिया को बनाए और ये आपका हो गया हिमाद्री श्रेणी, दूसरा हो गया आपका हिमाचल श्रेणी, तो इनके बीच में जो गैप है ना, ये वाला गैप, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। क्या कहते हैं इसको, मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहते हैं। ऊपर देखा था मैंने ट्रांस हिमालय, और इसके बीच में जो था उसे हम सचर जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो बीच में जो दरारें हुए ना होती हैं, इनको भी ध्यान देना कि इसे क्या क्या नाम से जाना जाता है। चलिए, इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे दूसरी जो श्रेणी है हिमाचल श्रेणी, हिमाचल रेंज, जिसे क्या कहते हैं, मध्य या लघु हिमालय भी कहते हैं। इसके कुछ फैक्ट दिए गए हैं और आपको उस मैप को भी ध्यान रख के चलना है जो मैंने सबसे पहले बताया था, ठीक है ना। एक बार उस पर एक बार और देखेंगे। हिमाचल श्रेणी, पहला फैक्ट क्या है कि ये प्री कैम्ब्रियन और पेलियोजोइक चट्टानों द्वारा निर्मित है। कौन सी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, प्री कैम्ब्रियन और पेलियोजोइक चट्टानों से, जिसमें स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्ट्ज आते हैं। क्या आते हैं, स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्ट्ज आते हैं। इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 1800 से 3000 मीटर औसत ऊंचाई। देखिए ऊंचाई बहुत कम इसमें दी गई, जहां हिमाद्री की 6000 से 6500 मीटर औसत है, यहाँ पे कितना है 1800 से 3000 मीटर। सर्वोच्च ऊंचाई भी इसकी केवल 4500 मीटर के बीच में, कितनी है, 4500 मीटर। तीसरी बात कि हिमाद्री की तरह लगातार, यानी ये जो पर्वत श्रेणी है ना, लगातार न होकर के जगह जगह कटा फटा है, क्योंकि नदियां जो निकलती है ना हिमाद्री श्रेणी से, वो इस क्षेत्र में आकर के बहुत ज्यादा क्या करती हैं, उस पर्वत को काट दी हैं, इसलिए जगह जगह गैप हो गया है। इस गैप की वजह से इस पर्वत श्रेणी का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी हो गया है। जैसे जो सबसे उत्तर पश्चिम श्रेणी है उसे कहते हैं पीर पांजाल श्रेणी। क्या कहते हैं, पीर पांजाल श्रेणी। उसके और नीचे की तरफ बढ़ेंगे पूरब में तो धौलाधर श्रेणी, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके और नीचे बढ़िए पूरब में मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में, और नीचे बढ़िए नाग तिब्बत श्रेणी, ये भी उत्तराखंड में, और एकदम पूरब में चले जाएंगे तो महाभारत श्रेणी, यानी इसी हिमाचल श्रेणी को हम जब नेपाल में जाएंगे तो इसे हम महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो किस पर्वत श्रेणी को महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कि हिमाचल श्रेणी को ही महाभारत श्रेणी कहते हैं। कहां पे, नेपाल में। पीर पांजाल, ठीक है, एक तो पढ़ा पीर पांजाल, दूसरा धौलाधर, ठीक है, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत। इसमें देखिए जो पीर पांजाल श्रेणी है ना सबसे उत्तर पश्चिम में, इसी में अगर हम इसको 2 पार्ट करते हैं, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, तो जो पूरब वाला हिस्सा होगा ना उसे कहेंगे पूरी पीर पांजाल श्रेणी। क्या कहेंगे, पूरी पीर पांजाल श्रेणी करेंगे। और इस पूरी पीर पांजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रा है। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है दर्रा, ठीक है, दर्रा। तो ये ध्यान रखेंगे कि दर्रा क्या होता है, ठीक है, दर्रा क्या होता है। तो
दो पर्वतों के बीच में, है ना, दो पर्वतों के बीच में, दो पर्वतों के बीच में जो आपका प्राकृतिक रास्ता होता है, ठीक है, ये जो प्राकृतिक रास्ता होता है, रास्ता, उसी को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। दो पर्वतों के बीच में प्राकृतिक रास्ता को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, याद कर लेना है। यानी जो दरारें होती हैं, इस रास्ते आना जाना पॉसिबल हो सके, उसी को हम दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। इसी में एक सुरंग बनाई गई है, उसका नाम रखा गया था रोहतांग सुरंग। क्या रखा गया था, रोहतांग सुरंग, जिसका नाम बदल करके 2020 में अटल सुरंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अटल सुरंग कर दिया गया है। और इस अटल सुरंग की जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। यह हिमाचल में बनी थी, हिमाचल प्रदेश में बनी है। और शुरू कब से हुआ है, 3 अक्टूबर 2020 से इसकी शुरुआत की गई है। और ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है। दुनिया की सबसे ऊंची राजमार्ग सुरंग है ये अटल सुरंग। कितने फीट पे बनी है, 10,040 फीट पे बनी है। यानी इतनी ऊंचाई पे कोई भी राजमार्ग नहीं बना हुआ है जितनी ऊंचाई पे अटल टनल बनी है। कितनी ऊंचाई पे, 10,040 फीट की ऊंचाई पे बनी हुई है। यही इसी सुरंग से लेह और मनाली, यानी मनाली हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख वाला, तो यानी लेह मनाली राजमार्ग इसी सुरंग से होकर के गुजरता है। इस बात को भी ध्यान देना है। एक दर्रा तो ये आप जान गए कि रोहतांग दर्रा से ये सारी क्रियाविधि हो रही है। दूसरा, इसी पर्वत श्रेणी में, है ना, बनिहाल दर्रा है। कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा। और इस बनिहाल दर्रे में पीर पांजाल रेलवे सुरंग बनाई। कौन सी सुरंग, पीर पांजाल रेलवे सुरंग बनाई गई है, जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। और ये जम्मू कश्मीर बनी है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। और ये कोझिकोड को बारामूला से जोड़ रही है। किसको, कोझिकोड एक स्थान है, वहां से बारामूला को जुड़ रही है। और यह भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। क्या है ये, भारत की सबसे लंबी, भारत की क्या है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, रेलवे सुरंग है। कौन सा, पीर पांजाल रेलवे सुरंग। इसको ध्यान रखें, किसको किसको जोड़ती है, कोझिकोड से बारामूला को जोड़ती है। और यहीं से गुजरता है, पीर पांजाल दर्रे से गुजरता है जम्मू श्रीनगर मार्ग। क्या गुजरता है, जम्मू श्रीनगर मार्ग। और इसी बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग बनाई गई है, जो 2.8 किलोमीटर लंबी है। और यहीं इसी सुरंग से गुजरता है NH1 राजमार्ग, NH नेशनल हाईवे प्रथम राजमार्ग, जिसे बाद में विस्तारित करके NH44 में मिला दिया गया। किसमें मिला दिया गया, NH44 में मिला दिया गया, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रखिएगा, NH44। तो यानी अटल सुरंग हमने ऊपर पढ़ा। इसके अलावा दूसरा कौन सा सुरंग है, पीर पांजाल रेलवे सुरंग है, जो भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग। तीसरा है जवाहर सुरंग, NH1 राजमार्ग जहां से गुजरता है। और इसी को बाद में विस्तारित करके NH44 बना दिया गया। इसी को बाद में 44 बना दिया गया। अब यहां देखेंगे कि NH जो 44 है वो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, 3745 किलोमीटर। कितना है, 3745 किलोमीटर। और ये 10 राज्यों, कितने राज्यों से गुजरता है, 10 राज्यों। ध्यान दीजिएगा, 10 राज्यों, जो भी पेपर हुआ है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है ना, उसमें देखिएगा कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर आया होगा इससे, ठीक है, इस टॉपिक से आया होगा, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को इतनी मजबूती से कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से छूटे ही ना। 10 राज्य, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। यानी ये 10 राज्य से होकर के NH44 जाता है। और कहां से कहां तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। क्या करता है ये, किस क्षेत्र को जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है ये NH44। और 10 राज्यों प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां से ये गुजरेगा। इसी बनिहाल दर्रे में एक और सुरंग बनाई गई है, जिसे पहले चेनानी नासरी सुरंग कहते थे, फिर उसके बाद पटनी टॉप सुरंग में बदला।
और अब जो इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से ये फेमस है। और इसकी जो लंबाई है ना 9.28 किलोमीटर, कितनी है 9.28, और ये बन जाती है भारत की सबसे लंबी, है ना, सबसे लंबी सड़क सुरंग। क्या है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, सबसे लंबी सड़क सुरंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। अटल सुरंग सबसे ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, और ये सबसे लंबी है 9.28 किलोमीटर। इसके अलावा इसके दक्षिण पूर्व में एक और श्रेणी है पीर पांचाल की, जिसका नाम है धौलाधर श्रेणी। क्या नाम है? धौलाधर श्रेणी। और यह इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल के जितने भी हिल स्टेशन हैं लगभग सारे के सारे इसी पे स्थित हैं। जैसे यह एक क्या है? हिल स्टेशन है। पर्यटक छुट्टियां मनाने आते हैं। जैसे कौन कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल है? हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला, शिमला, डलहौजी इसके अंतर्गत आएंगे। उत्तराखंड के मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये सारे के सारे उत्तराखंड के हिल स्टेशन है। और एक क्षेत्र दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का आता है। इसके अलावा ही बहुत सारे छोटे बड़े पर्यटन स्थल केंद्र हैं जहाँ पे लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो शीतोष्ण कटिबंध टाइप का, यानी कि शीतोष्ण टाइप का है, जिससे कि ज्यादा ना ठंडी लगती है ना गर्मी का एहसास होता है। इसलिए पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ये शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है, इसलिए इसके ढालों पे जो है ना मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। और मुलायम घास के मैदान बहुत ही देखने में खूबसूरत लगते हैं। और इन्हें अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा भी जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इन्हीं मुलायम घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं, और उसी मर्ग से वहां के क्षेत्र का नाम गुलमर्ग और सोनमर्ग है। क्या है? गुलमर्ग और सोनमर्ग है। वही बात करें उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बुग्याल और पयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल और पयाल कहते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि हिमाद्री और हिमाचल श्रेणी के बीच जो समतल घाटी, यानी अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि दर्रा किसे कहते हैं? दो पर्वत श्रेणियों के बीच जो प्राकृतिक रास्ता होता है, ठीक है, उसे हम दर्रा कहते हैं। दूसरी बात कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच जो समतल मैदान होता है, ठीक है, समतल मैदान, ठीक है, ये पर्वत है और ये भी पर्वत है, ठीक है। और ये जो समतल मैदान है, समतल मैदान, प्लेन जो रहेगा ना, प्लेन्स रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं? ये होगा घाटी। ये क्या होगा? घाटी। जहां पे आबादी रहती है, पहाड़ों पे जहां पे मैक्सिमम आबादी रहती है वो घाटी में रहती है। तो यहाँ पे कुछ घाटियों का नाम दिया गया है, इसको याद रखेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर की जो घाटी उसे हम कहते हैं कश्मीर घाटी, जो हिमाचल प्रदेश की घाटी है उसे हम कहते हैं कुल्लू कांगड़ा घाटी, और जो नेपाल की घाटी उसे हम कहते हैं काठमांडू घाटी। क्या कहते हैं? काठमांडू घाटी कहते हैं। वहीं अब यहाँ पे डिवीजन का समय आ गया है, यानी कि हमने देखा कि सबसे ऊपर में महान हिमालय था हिमाद्री, फिर हिमाचल, उसके बाद शिवालिक। तो अगर ये हिमाचल हिमालय खत्म हो रहा है तो बीच में एक दरार है, एक गैप है बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं वृहद सीमांत दरार। क्या कहते हैं? वृहद सीमांत दरार, यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट से ये शिवालिक हिमालय से हिमाचल हिमालय अलग होता है। हिमाचल हिमालय शिवालिक से कैसे अलग होता है? वृहद सीमांत दरार से अलग होता है। तीसरा, चलिए हिमालय का जो तीसरा श्रेणी है ना वो शिवालिक श्रेणी है। इसके बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है, उसको ध्यान से देखिएगा कि इसका निर्माण सेनेजोइक काल में प्लीस्टोसिन में हुआ था। यानी सेनेजोइक काल का सब पार्ट है प्लियोसिन काल में इसका निर्माण हुआ था। और ये सबसे नया है। ये क्या है? सबसे नया है और सबसे कम ऊंचाई वाला है, यानी 1500 से 2000 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई है। अगर बात करें कि जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे इसकी चौड़ाई जो बिल्कुल कम हो जाएगी, और कोसी नदी तक ही, यानी बिहार की जो कोसी नदी है वहीं तक दिखेगा कि ये कोई अलग पर्वत है ना। उसके बाद से लगेगा कि ये शिवालिक जो है ना वो लघु हिमालय या हिमाद्री में ही चिपका हुआ है। तो स्वतंत्र विस्तार कहां तक दिखेगा? कोसी नदी तक। और यह हिमाचल और हिमाद्री के कंपेयर में सबसे नया है, और अभी भी इसमें क्या हो रहा है? अभी भी इसमें इसकी हाइट में विस्तार हो रहा है। यानी
ये मोस्ट रिसेंट और स्टिल एक्टिव है, अभी भी इसमें विस्तारीकरण हो रहा है। क्योंकि विस्तारीकरण हो रहा है इसलिए इसमें भूकंप आने की संभावना सर्वाधिक रहती है, इसलिए यह अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, यानी कि भूकंप जनित क्षेत्र में शिवालिक का नाम लेंगे। सबसे ज्यादा भूकंप कौन सी पर्वत श्रेणी में आते हैं हिमालय की, तो आप आंसर देंगे शिवालिक श्रेणी में आएगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये पर्वत शिवालिक पर्वत जो है पश्चिम में और पूर्व में गया है, उसमें मोड़ बन गया है, तीव्र मोड़ बन गया है। तो जो पश्चिम में जो मोड़ बना हुआ है ना, इसे हम सिंधु गॉर्ज कहते हैं, यानी खूब बड़ा सा गड्ढा बन गया है। उस बड़े गड्ढे को जहां नदी अपना जल गिराती है उसे हम गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में। तो सिंधु गॉर्ज कहाँ बनता है, पीओके वाले में बनता है, जो लद्दाख के हिस्से में है। ठीक है, और ये हिमालय का सबसे गहरा गॉर्ज है। ठीक है, कितना गहराई है इसकी 4500 मीटर है ना। सिंधु गॉर्ज ये 4500 मीटर ऊंचाई से गिरता है, इसलिए सबसे गहरा गॉर्ज माना गया है, हिमालय का सबसे गहरा गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज दूसरा गॉर्ज है, दिहांग, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा को दिहांग कहते हैं। कहाँ कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज का निर्माण करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हिमाचल का सबसे गहरा सिंधु गॉर्ज और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में बना दिहांग गॉर्ज। हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर, यानी हिमालय को नदियों ने काट दिया है। ठीक है, तो अलग अलग नदियों ने हिमालय को जैसे तैसे काटा है, तो इसका विभाजन हम नदियों के आधार पर देखेंगे। ठीक है, इसका विभाजन नदियों के आधार पर देखेंगे तो 4 भागों में किया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में किया गया है। एक तो है आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय, पहले को क्या कहते हैं, कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं, जो 560 किलोमीटर है। कितनी लंबाई में, 560, जिसका क्षेत्र सिंधु से सतलज के बीच में है। किसमें है, सिंधु से सतलज के बीच में है। और इसी हिमालय के क्षेत्र में वैष्णो माता मंदिर, अमरनाथ गुफा, चराए शरीफ की दरगाह भी सम्मिलित है। ये सारे के सारे जो पर्यटन स्थल हैं या फिर तीर्थ स्थल हैं, ये कश्मीर या पंजाब हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं, और ये क्षेत्र सिंधु और सतलज के बीच में है ना आता है। दूसरा हिमालय है कुमायूं हिमालय। ठीक है, ये हिमालय सतलज और काली के बीच बना हुआ, सतलज और काली नदी ने इसको बनाया है, और इसमें फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर कुमायूं हिमालय का हिस्सा है और चमोली जिले में स्थित है। कहाँ पे फूलों की घाटी, उत्तराखंड के चमोली में। और यहीं पे आपका नंदा देवी चोटी है, जो उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है। कहाँ की है, यूके की हाईएस्ट है, यूके की सर्वोच्च चोटी है। यूके की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, तो नंदा देवी है, जो कि कुमायूं हिमालय के हिस्से में आती है। तीसरा है नेपाल हिमालय, जो कि 800 किलोमीटर लंबा है, और यह विस्तारित है काली से तीस्ता नदी के बीच में। कहां से कहां तक, काली से तीस्ता के बीच में विस्तारित है। और हिमालय की सभी ऊंची चोटियां इसी नेपाल हिमालय का हिस्सा हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलाधर, मकालू, मनसालू, अन्नपूर्णा, वो सारी की सारी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय का हिस्सा होंगी। चौथे नंबर पे जो हिमालय है वो असम हिमालय है, और इस हिमालय को तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पाया गया है। किसके बीच में, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी को इसने, है ना, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये वाला हिमालय आता है, असम हिमालय। तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे, मैप में देखें तो कि इंडस रिवर ये है, यानी सिंधु नदी, और ये सतलज नदी, इन दोनों के बीच में जो हिमालय है ना, उसे हम कहेंगे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। यहाँ पे सतलज नदी आपको दिख रही होगी, सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है ना, इन नदियों ने काट करके इसको अलग कर दिया है, इसको हम कहेंगे कुमायूं हिमालय। फिर देखेंगे कि काली हिमालय और काली नदी और तीस्ता रिवर के बीच में ये वाला पोर्शन हिमालय है ना, इसको कहेंगे नेपाल हिमालय। क्या कहेंगे, नेपाल हिमालय। वहीं तीस्ता से, यहाँ पे देखेंगे तीस्ता से यहाँ दिहांग रिवर, तीस्ता से दिहांग के बीच में ये वाला जो हिमालय है ना, इसको कहेंगे हम असम हिमालय। यानी ये नदियों की क्रियाविधि है कि नदियों ने हिमालय को काट दिया है, और इसे हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं कि असम हिमालय है, नेपाल हिमालय है, कुमायूं और पंजाब हिमालय है। वैसे तो एक बार में पूरा हिमालय है, लेकिन नदियों के आधार पर देखेंगे तो अलग अलग नाम आपको बताना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, कुछ हिमालय से और माउंट एवरेस्ट से।
माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई को लेकर के इस बात को भी आपको ध्यान में देना है। जैसे हिमालय को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? महाभारत श्रेणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी कौन सा रेंज को कहते हैं? तो कहेंगे मध्य हिमालय या हिमाचल को कहते हैं, ठीक है, या लघु हिमालय को। म्यांमार में क्या कहते हैं हिमालय को? अराकनयोमा श्रेणी। क्या कहते हैं? अराकनयोमा श्रेणी कहते हैं। अब आइए माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमायुंगदुंग। क्या कहते हैं? चोमायुंगदुंग, चोमायुंगदुंग, चोमायुंगदुंग। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किए थे? तेनजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? तो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। और तेनजिंग नोरगे ये तो नेपाली थे। कहाँ के थे ये? नेपाल के थे। कब चढ़े थे? 1953 में चढ़ाई किए थे सबसे पहली और फर्स्ट टाइम पे। याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज, चोमोयुंगदुंग नहीं, चोमोलुंगमा है, इसको सही कर दीजिएगा। चोमोलुंगमा, इसको चोमोलुंगमा करिए। क्या है? चोमोलुंगमा। क्या है? चोमोलुंगमा है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति तेनजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी 1953 में सबसे पहली बार चढ़े थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, वैसे ही इंपॉर्टेंट, पहली महिला कौन सी है भाई? तो जुको ताबेई है जापान की, जो 1975 में सबसे पहले महिलाओं की श्रेणी में नंबर 1 पे चढ़ी थी, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? बछेंद्री पाल है 1984 में, इन्होंने भारत का मान बढ़ाया था माउंट एवरेस्ट फतह करके। एक बार तो हो गया, अब 2 बार चढ़ने वाले कौन से हैं? 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव, जो 1992 और लगातार 93 में चढ़ करके नाम रोशन की हैं। सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है? तो कामी रीता। क्या नाम है? कामी रीता। ये नेपाल के शेरपा हैं जो माउंट एवरेस्ट पे 27 बार चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। कितनी बार? 27 बार चढ़ करके माउंट एवरेस्ट पे रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो दोस्तों ये हिमालय और भौतिक विभाजन का पहला पोर्शन था। अभी हमारे 5 पोर्शन बाकी हैं, तो धीरे धीरे करके ऐसे समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।